गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है लागत लेखांकन विषय में। आज का जो विषय है हमारा वह है यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, यानी कि इकाई लागत लेखांकन। इसमें हम देखेंगे कॉस्ट शीट का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न को। देखिए अपन, इकाई उत्पादन या एकल उत्पादन लागत ज्ञात करने की विधियाँ कॉस्ट शीट मेथड यानी लागत पत्र द्वारा, लागत विवरण एवं लाभ विवरण द्वारा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, उत्पादन खाता द्वारा, प्रोडक्शन अकाउंट, इन तीनों की किसी भी सहायता से हम इकाई उत्पादन की लागत ज्ञात कर सकते हैं प्रति इकाई, प्रति यूनिट। सामान्यतः इसका उत्पादन कार बनाने वाले फैक्ट्रियों में या ऐसे टीवी बनाने वाले फैक्ट्रियों आदि में किया जाता है, जहाँ प्रति इकाई लागत क्या है। क्या देखे अपन लागत पत्र द्वारा अपन देख रहे अपन, यानी कॉस्ट शीट उत्पादन संबंधी समस्त व्ययों को सारणीबद्ध विवरण के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए जिससे एक निश्चित अवधि की उत्पादन मात्रा, कुल लागत, प्रति इकाई लागत आदि ज्ञात हो सके, उसे लागत पत्र कहते हैं। कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है यानी कि प्रारूप है वो देखिए अपन क्या होता है। पर्टिकुलर है, करंट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर के डाटा को लेते हुए करें तो पर्टिकुलर के आगे एक प्रीवियस ईयर का भी बन जाएगा, ठीक है। फिर पर्टिकुलर अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट फ्रॉम टोटल कॉस्ट से, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से अपन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा मटेरियल कंज्यूम, दे रखा है इससे संबंधित कुछ सूचना है तो मटेरियल कंज्यूम निकाला जाएगा, नहीं तो सीधा सा डायरेक्ट मटेरियल दे रखा तो उसको ले लेंगे। मटेरियल कंज्यूम के लिए कौन सी सूचनाएं दे रखी होगी हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज दे रखा है तो उसको ऐड कर देंगे। कैरेज इनवर्ड है, ऑक्ट्रॉय है, इसके बारे में सूचनाएं दे रखी है तो उसको भी ऐड कर देंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जब इसको कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। और इसके अंदर ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगी प्राइम कॉस्ट, यानी कि मूल लागत हो जाएगी। मूल लागत यानी कि प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड किए जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो फैक्ट्री से संबंधित वेजेज इत्यादि जो भी दे रखा है उसको ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे अपने तो वो बन जाएगी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। यदि प्रश्न के अंदर हमें WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस से संबंधित सूचनाएं दे रखी हैं तो उसका भी ऐड और लेस फैक्ट्री कॉस्ट में किया जाएगा, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट बनेगी। यदि नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट ओवरहेड जोड़कर अपने फैक्ट्री कॉस्ट निकाल देंगे प्राइम कॉस्ट में ऐड करके, और दे रखा है तो ऐड लेस किया जाएगा। जब वर्क कॉस्ट आ जाती है हमारे पास, वर्क कॉस्ट में ऐड की जाते हैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जो भी ऑफिस से संबंधित खर्चों की सूचनाएं दे रखी है उनको वर्क कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स, यदि हमारे पास प्रश्न के अंदर फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग से संबंधित सूचनाएं दे रखी है तो उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड और लेस किया जाएगा। जैसे ही इनको सूचनाओं को ऐड और लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे बन जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कई बार प्रश्न में नहीं दे रखा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए हमारे पास, उसके अंदर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को जैसे ही ओवरहेड को ऐड करेंगे अपन किसके अंदर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई। टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट को जैसे ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। ऐसे ही सेलिंग प्राइस के अंदर हम ऐड कर देंगे
तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब कुछ चीज़ ध्यान देने योग्य बातें हैं वो देखिए अपन, नोट है छोटे से। यदि प्रश्न में निर्मित माल के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक की केवल मात्रा दे रखी है तो उनके मूल्य का निर्धारण वर्तमान स्थिति के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर किया जाएगा। ये इस मान्यता पर है कि अंतिम स्टॉक इसी अवधि का बना हुआ है एवं प्रारंभिक स्टॉक इस मान्यता पर है कि गत वर्ष वर्तमान में लागत में कोई अंतर नहीं है। यदि प्रश्न में केवल फिनिश गुड्स से संबंधित क्वांटिटी की दे रखी है, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो उसका निर्धारण वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस साल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके आधार पे। और यदि डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है उसको एड लेस कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना है इसको प्रश्न में क्या दे रखा है। दूसरा, अर्धनिर्मित माल से आशय वह माल जो सभी तक उत्पादन प्रक्रिया में एक पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ है। प्रत्येक कारखाने में ऐसा माल रह जाता है जिसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। इसके मूल्यांकन की दो विचारधाराएं हैं। पहले के अनुसार मूल्यांकन मूल लागत के आधार पर किया जाता है, दूसरे के अनुसार मूल्यांकन कारखाना लागत के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः इसको कारखाना लागत यानी वर्क कॉस्ट में ऐड और लेस किया जाता है वहाँ पे। यदि प्रश्न में अर्धनिर्मित माल के प्रारंभिक एवं अंतिम चालू कार्य का मूल्य दिया हो तो समायोजन यदि मूल लागत में करने पर, यदि प्रश्न कह रहा है मूल लागत में करने को, तो क्या होगा? इसको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग बैलेंस लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस प्रकार से हमारे क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी यदि मूल लागत में करने को कह रहा है तो। और यदि उसका समायोजन कारखाना लागत पर करेंगे तो क्या करेंगे? प्राइम कॉस्ट के अंदर जब वर्क ओवरहेड ऐड की हमने उसी के साथ ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP, तब आ जाएगी वर्क कॉस्ट। इस प्रकार से WIP का एडजस्टमेंट किया जाएगा। कभी कभी ये कहता है यदि प्रश्न में अर्धनिर्मित माल के प्रारंभिक एवं अंतिम चालू कार्य का मूल्यांक दिया हो और समायोजन निम्न प्रकार से कह रहा हूँ, प्रत्येक सामग्री की लागत पर करने पर, प्रत्येक श्रम की लागत पर करने पर, कारखाना उपयोग का अंश पर, उपरोक्त में से किसी के भी आधार पर समायोजन उससे संबंधित स्तर पर किया जाना चाहिए। लेकिन सामान्यतः WIP का एडजस्टमेंट कहाँ किया जाता है? कारखाना लागत के अंदर यानी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट के अंदर। मान लीजिए प्रश्न के अंदर अवशेष सामग्री एवं क्षय का लेखा कोई दे रखी है तो उसका किस प्रकार से किया जाएगा? अवशेष सामग्री क्या है हमारे पास? सामग्री का वह भाग जो निर्माण में अप्रयुक्त रह जाता है या निर्माण प्रक्रिया में बच जाता है उसे अवशेष सामग्री कहते हैं। इसका संयोजन किस प्रकार करेंगे? यदि अवशेष कच्ची सामग्री का है तो उसे बेचकर प्राप्त राशि से सामग्री की लागत कम कर देनी चाहिए, यानी कि सेल बचे हुए माल को बेच दो और जो मटेरियल कॉस्ट है उसको कम कर देनी चाहिए। और यदि अवशेष उत्पादन प्रक्रिया का है तो उसके विक्रय मूल्य से कारखाना उपरिव्यय कम कर देना चाहिए। यानी कोई स्क्रैप बच गया है, जिस प्रकार आपने देखा होगा हम पेपर से रिम बनाते हैं A4 साइज, लीगल साइज, तो बीच बीच में उसकी कतरन बच जाती है। हो सकता है कि वो कतरन किसी अन्य उद्योग के लिए उपयोगी हो तो वो कतरन बेच दी जाती। बेचने से क्या हो जाएगा? लागत कम हो जाएगी। वो कहाँ से बचा था? इन द प्रोसेस में से बचा था। इस प्रकार से अवशेष सामग्री एवं क्षय का लेखा किया जाएगा। फिर दूषित माल पर अतिरिक्त व्यय का लेखा। उत्पादित वस्तुओं में से जो इकाइयाँ प्रमाणित स्तर की नहीं होती उन्हें दूषित इकाइयाँ कहा जाता है। यदि इनके विक्रय से राशि प्राप्त होती है तो कारखाना लागत को कम कर दिया जाएगा। यदि इन पर अतिरिक्त व्यय कर प्रमाणित इकाइयों के समान बनाया जाता है तो अतिरिक्त व्यय को कारखाना लागत में शामिल किया जाएगा, जिससे विक्रय योग्य समस्त इकाइयों की सही उत्पादन लागत ज्ञात की जा सके।
मान लीजिए हम प्रोसेस बना रहे थे और माल ख़राब हो गया, हमारे पास उस माल को, वो हमारा सेकेंड हैंड माल हो गया, थर्ड ग्रेड का माल हो गया। यदि इस प्रकार का माल है और उसको बेच दिया जाता है तो उससे कारखाना लागत इन फैक्ट्री कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए वो माल ऐसा है बिल्कुल पूर्ण रूप से खराब नहीं हुआ, उसके अंदर यदि थोड़े से पैसे लगा के उसको सुधारा जा सकता है और वो पूर्णतः विक्रय योग्य बन जाए, तो ऐसी दशा में जो अतिरिक्त खर्चे किए जाएंगे वो कारखाना लागत में ऐड कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से दूषित माल पर अतिरिक्त व्यय का लेखा किया जाएगा। जब हम कॉस्ट शीट बना देते हैं, हमारे पास लागत आ जाती है, तो उसके अंदर लागत के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करते हैं, तभी हमारे पास सेल्स प्राइस आएगी। तो हम लाभ का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कुल लागत में लाभ जोड़ा जाता है। लाभ का निर्धारण निम्न प्रक्रिया से किया जा सकता है। यदि प्रश्न में लागत दे रखी है और लागत पर ही प्रॉफिट की कैलकुलेशन को कह रहा है, जो भी रेट दे रखी है उसको करते हैं प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, कॉस्ट में ऐड करके सेल्स प्राइस आ जाएगी। और यदि कुल लागत दे रखी है और वो कह रहा है प्रॉफिट की कैलकुलेशन विक्रय पे करनी है, चूंकि विक्रय तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो कॉस्ट दे रखी है और विक्रय के आधार पे कह रहा है, तो अपन क्या निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट होल डिवाइड बाई 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो हमारे पास विक्रय पर लाभ की राशि आ जाएगी, उसको जैसे लागत में ऐड करेंगे कुल विक्रय हमारे पास आ जाएगा। मान लीजिए यदि प्रश्न के अंदर हमें सेल्स दे रखा है और सेल्स पे ही प्रॉफिट की कैलकुलेशन कह रहा है, बात नहीं, सिंपल सा प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई 100, सीधा सा आ जाएगा। लेकिन हमें सेल्स दे रखी है और कुल लागत में कह रहा है निकालने का प्रॉफिट को, तो अपन कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, सेल्स इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट होल डिवाइड बाई 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट। इस प्रकार से प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाएगी। एक एग्जांपल देखिए हमारे पास, स्टॉक इन हैंड 1/1/2021 को दे रखा है हमारे पास, रॉ मटेरियल का 22,000, WIP का 5,280, फिनिश गुड के बारे में यूनिट्स दे रखी है 1600, वैल्यू नहीं दे रखी है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर वैल्यू निकाली जाएगी इसकी। स्टॉक इन हैंड 31/1/2021 को रॉ मटेरियल का दे रखा है 24,464, WIP का 17,600, फिनिश गुड्स का 3200 यूनिट हमें दे रखी है। उसके अलावा परचेज दे रखा 1,32,000 का, रेट इंश्योरेंस एंड अदर वर्क ओवरहेड 44,000 के, डायरेक्ट वेजेस 1,10,000, कैरेज इनवर्ड 15,184 रुपये, फैक्ट्री सुपरविजन 8,800, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स 3,30,000, ऑफिस ओवरहेड 25,600। इस प्रकार से हमें ये सूचनाएं दे रखी है। उसके अलावा हमें क्या कह रहा है वो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट अमाउंटेड to 75 पैसा per unit sold. 25,600 units of the commodity were produced during the period. You required to ascertain first value of raw material, second cost of output for the period, third cost of the production of turnover for the period, net profit for the period and net profit per unit of the commodity sold। इस प्रकार से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए अपन पहले वही हम फॉर्मेट में हमने कहा था, क्योंकि इस प्रश्न में हमें सोचना दे रखे थे कितनी आउटपुट कह रहा है वो 25,600 इनपुट, सॉरी इनपुट क्या कह रहा है वो 25,600 यूनिट इनपुट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 22,000, इसमें ऐड किया परचेज
1,32,000। एड कैरेज इनवर्ड 1,584 रुपये। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24,464। तो मटेरियल कंज्यूम आ गया 1,31,120 रुपये। इसके अंदर ऐड किया अपन ने डायरेक्ट लेबर 1,10,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास 2,41,120। चूँकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे नहीं रखा है तो ऐड नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 2,41,120 रुपये। प्राइम कॉस्ट के ऐड क्या करेंगे हम? वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड के साथ साथ हमें सोचना है WIP की भी दे रखी थी, तो WIP का ओपनिंग बैलेंस ऐड होगा और क्लोजिंग बैलेंस लेस होगा। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP की 5,280 रुपये। उसी में ऐड किया अपन ने रेंट, रेट, इंश्योरेंस एंड अदर वर्क ओवरहेड 44,000 रुपये। फैक्ट्री सुपरविजन दे रखा था हमें 8,800 रुपये। टोटल इसकी आई 58,080 रुपये। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 17,600 रुपये। तो वर्क ओवरहेड टोटल हो जाएगा 40,480 रुपये हमारे पास। इसको अपन ने ऐड कर देंगे किसके अंदर? प्राइम कॉस्ट में। तो हमारे पास वर्क कॉस्ट आ जाएगी 2,81,600 रुपये। 2,81,600 वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कुछ भी कहे इसको, आ चुकी है हमारे पास। जैसे ही हमारे पास वर्क कॉस्ट आ गई उसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड हमने ऐड किए 25,600। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 3,07,200 रुपये। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,07,200 रुपये। चूँकि प्रश्न में हमें फिनिश गुड्स के संबंध में सूचनाएं दे रखी थी तो उसको ऐड और लेस कहाँ किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी फिनिश गुड्स की, तो अपन ने क्या कहा था, जब वैल्यू नहीं दे रखी है फिनिश गुड्स की तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है करंट ईयर का, उसी के आधार पर उसकी लागत निकाली जाती। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 3,07,200 रुपये। हमने यूनिट की बात करें, हमारे पास यूनिट थी 25,600 यूनिट। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 1,600 और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 3,200। तो हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक की मात्रा आ गई 24,000 रुपये और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3,07,200। तो 3,07,200 में 24,000 का भाग देंगे तो हमारे पास प्रति यूनिट आएगी 12 रुपये। तो इस प्रकार से 12 रुपये को हम जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा फिनिशिंग का उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई किया फिनिश गुड्स के 1,600 इंटू 12 यानी 19,200 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक 3,200 इंटू 12 यानी 38,400। इन दोनों को एडलेस करके बाइंड वैल्यू निकाले हमने तो माइनस के 19,200 हमारे पास आया। इसको अपन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर देंगे। जैसे अपन ने 3,07,200 में से 19,200 को माइनस किया तो हमारे 2,88,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। क्या आ गई हमारे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24,000 रुपये, 24,000 यूनिट की। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में क्या कहा रखा था, वो थे जो बेची गई इकाई है प्रति इकाई का 75 पैसे के हिसाब से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थे। तो बेची गई इकाई हमारे पास 24,000 है, 75 पैसे के हिसाब से 18,000 रुपये। 18,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऐड किया अपन ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर 2,88,000 प्लस 18,000 यानी 3,06,000 हमारा क्या आ गई टोटल कॉस्ट। चूँकि प्रश्न के अंदर हमें सीधी सेल्स दे रखी थी फिनिश गुड्स ऑफ सेल्स 3,30,000, तो सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो 3,30,000 माइनस 3,06,000 यानी नेट प्रॉफिट 24,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। यदि पर यूनिट की बात करूं तो 24,000 बटा 24,000 तो 1 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट हुआ है हमें। तो इस प्रकार से हम कॉस्ट शीट की कैलकुलेशन करेंगे। यदि हमें कोई प्रतिशत दे रखा होता कि लाभ की गणना लागत के आधार पर या विक्रय के आधार पर करनी है तो उस हिसाब से कर लेते।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।